guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS. And today, finally, we are going to start the last chapter of economics from the prelims point of view, not from the mains point of view. From the mains point of view, there will be three more chapter, that is agriculture, इसके बाद liberalization of economy, फिर इसके बाद industrial policies and industries, और finally the social sector in which we are going to cover health, education, employment, unemployment and last one is poverty. ठीक है, तो ये सब आप कह सकते हैं मेंस के हिसाब से होने वाले हैं. ठीक है, इनका फोकस मेनली मेंस में होगा. दो यूपीएससी ने इस बार एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा, बट इफ़ यू वुड हैव रेड द करंट अफेयर्स then those questions was quite easy. Maybe 2 to 3 questions were tough, but rest of the question were easy and you could have easily scored 8 to 10 marks out of those questions. ठीक है, if you have read the current affairs in proper way. फाइन. अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे बैंक दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के, लाइक इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू. ठीक है, एंड नाउ एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू द नेशनल इनकम. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द रैशनल फॉर इट. ठीक है, रैशनल इज़ वेरी सिंपल कि भाई अगर मैं किसी से इकोनॉमिक्स की पहले बात किया करता था, वैन बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग अबाउट दैट इकोनॉमिक्स लेक्चर, तो लोग बोलते भाई इकोनॉमिक्स मुझे पसंद नहीं आती है. ठीक है, रीज़न क्या था उसका कि भाई उसमें जीडीपी होती है, जीएनपी होती है एंड ब्ला ब्ला दुनिया भर के चैप्टर होते हैं. ठीक है, और अगर आप एनालाइज करोगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो इन टॉपिक से 2-3 साल में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और इसके चक्कर में लोग पूरी इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं. ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स छोड़ के बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली चैप्टर दैट मीन्स क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. क्वेश्चन आते हैं इन्फ्लेशन से. ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्फ्लेशन से, बैंकिंग से, मॉनेटरी पॉलिसी से, और ये सब चैप्टर टीचर लोग आखिरी में पढ़ाते हैं. मूर्खता वाला काम करते हैं टीचर्स लोग. ठीक है, कि भाई जब पता है बंदे को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, तो क्यों ना थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर लिए जाए जहाँ पर लोगों को मतलब देखो, जब चीज़ों को डर लगता है ना, तो उसको जब चैप्टर का डर लगता है, उसको दो रास्ते रहते हैं डर निकालने के. या तो कोई ईजी चैप्टर चालू कर लिया जाए, या फिर ऐसा चैप्टर जिससे वो अपने आप को मतलब इस दुनिया से कनेक्ट कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग से कनेक्ट कर सकते हो, मिलिट्री पॉलिसी से कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, बिकॉज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो. या फिर ईजी चैप्टर कुछ उठाना था, लेकिन ईजी के नाम पे यहाँ पर कुछ था नहीं. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने इन सब चैप्टर को पहले कंप्लीट किया. देखो, अब में जो मेरा पर्पस है लगभग सब हो गया. अगर मान लो इस साल 2 से 3 क्वेश्चन आ भी जाते हैं एक ये जीडीपी जीएनपी वाले टॉपिक से, ठीक है, दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. ठीक है, जीडीपी जीएनपी वाले टॉपिक से आ भी जाते हैं. सो इन शॉर्ट आपको मैंने इतना तो पढ़ा दिया है कि आप 12 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन तो इसमें सही करके आ जाओगे. मेरा काम हो गया. बस मुझे यही चाहिए था कि आप अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% क्वेश्चन सही करके आओ. अगर आप इसका पूरा छोड़ भी दो चैप्टर को, इट डजेंट मैटर. बट छोड़ना नहीं है. छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं लोगों ने इसमें आपको कौन कौन सी बकवास टाइप की कैलकुलेशन बता के रखी है कि एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे कैलकुलेट होता है, ये वाला मेथड ऐसे कैलकुलेट होता है, ये वाला ऐसे होता है, और भी पता नहीं क्या दुनिया भर की बकवास बता के रखी है. तो वो सब बकवास नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है, वो सब बकवास नहीं पढ़ना है हमें. सिंपल यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें पढ़नी है. एक जानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी कैसे निकलती है, नेशनल इनकम क्या होती है. बस यही गिन के 7-8 चीज़ें पढ़नी है और इसमें बहुत फोकस करने वाला हूँ. ट्रस्ट मी, मतलब इसके बाद से आपको नेशनल इनकम का कुछ भी नहीं छोड़ना है. मतलब कुछ भी बुक में दिया हो कि भैया ये वाला मेथड हो, ये वाला मेथड हो, दो आई विल बी गिविंग द लिस्ट ऑफ द मेथड which are used to calculate the national income, but you don't have to focus on that because यूपीएससी is not going to ask over it. ठीक है, यूपीएससी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगी. यूपीएससी सिर्फ उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेगी जो यहाँ पर मैं टीच करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किए हैं, सो आई कैन टेल यू. ठीक है, सो अब नेशनल इनकम से भी डरना नहीं है. जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करना. ठीक है, अगर मान लो आपको ये नेशनल इनकम समझ में नहीं आता है, लेकिन जितना मैं समझाऊंगा उतना समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, तो उसी पे फोकस करके चले जाना और छोड़ के मत जाना यार. ठीक है, बिकॉज इतनी मेहनत की हमने पिछले 7 चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 72 वीडियोस ले डाली है. तो अब चीज़ों को वेस्ट मत करो, मार्क्स लेके आओ. ठीक है, समझ गए? तो बस यही इस चैप्टर से थोड़ा बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम थे फ्रॉम माई साइड. नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. ओके, सो personal guidance program, you can take it directly. Contact on these two numbers, and 35 plus students are writing mains from our side and all have 100 plus marks. Okay, and for the proof you can visit our telegram channel or auroraies.com website. एंड ये हमारे कुछ माइंड मैप्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन फॉर ए रेफरेंस एंड फॉर रिवीजन पर्पसेस. नाउ लेट्स बिगिन. ठीक है, सो नेशनल इनकम चैप्टर का नाम क्या दिया मैंने, नेशनल इनकम. चैप्टर का नाम था नेशनल इनकम. ठीक है, तो अगर हम इन दो वर्ड्स को ब्रेक करते तो सिंपल सी बात है, इनकम मतलब इनकम तो एवरीवन नोज दिस. आई थिंक आई डोंट नीड टू डिफाइन इट.
इसके बाद नेशनल दैट मीन्स ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कंट्री की इनकम मतलब कंट्री एक साल में कितना अर्न कर रही है। डोंट गो टूवर्ड्स द टेक्निकल वर्ड्स बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है। तो कंट्री एक साल में कितना अर्न कर रही है या कंट्री कितना अर्न कर रही है, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, बहुत सारे मेथड है। अब इसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो आता है जीडीपी और दूसरा आता है जीएनपी, ठीक है। बिकॉज इसी पे आप देखोगे सारी की सारी जो वर्ल्ड की ग्रेट इकोनॉमीज है लाइक अमेरिका, फिर यूके और जो भी है उन सब का जो भी कंपैरिजन होता है इकोनॉमीज का, वो ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी या फिर जीएनपी ही होता है, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने दो वेज निकल के आता है। एक आता है जीडीपी और दूसरा आता है क्या, जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है। तो हम चालू करते हैं अपनी स्टडीज जीडीपी से, ठीक है, बिकॉज हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और मैं आपको लेके जाऊंगा भाई किस तरीके से आप जीडीपी और जीएनपी का यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। बस यही हमारे 1 से 2 लेक्चर का कह सकते हो जिस्ट होने वाला है कि हमने देख लिया नेशनल इनकम है कैलकुलेट करनी है। और मैंने बताया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो जीडीपी कैलकुलेट करो या फिर जीएनपी कैलकुलेट करो। अब मैं आपको जीडीपी जीएनपी दोनों का यूज़ करके बताऊंगा कि भाई कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडी का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हम कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लेते, मतलब जो आपके सामने मार्केट में अवेलेबल रहता है उन प्रोडक्ट को लेते हो। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर हम गुड्स भी लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, मतलब कि सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। गुड्स तो आप सब जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कंट्री की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंडर में जो प्रोडक्शन हो रहा है, नाउ दिस प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉरेन कंपनीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मार्क जुकरबर्ग ने या फिर किसी भी टेस्ला ने अपनी कोई यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो उस वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गई, तो ऑटोमेटिकली वी विल इंक्लूड दैट। हमने बोला क्या बोला कि भाई फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मतलब जो फाइनल बिल्कुल मार्केट में बिकने आया है सिर्फ उसी गुड्स और सर्विस को लेंगे, ठीक है, उसी गुड्स और सर्विस को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला कोई इंडिया में आके कार प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर उसने जो टायर प्रोड्यूस किया उसको हम जीडीपी में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा, फाइनल प्रोडक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है भैया जो आपके सामने मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट, और एक तरीके से आप समझते हो फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टाटा साहब कोई टायर खरीदते हैं, ठीक है, टाटा साहब कोई टायर खरीदते हैं, तो वो उस टायर को कंज्यूम नहीं करने वाले, वो उसे अपनी कार्स में लगाएंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे, और उन कार्स को हम कंज्यूम करेंगे, हम उन कार को अपने पास रखेंगे। तो अल्टीमेटली जिस पे कंजम्पशन हो रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू भाई कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, मतलब लास्ट के कुछ लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन समझ में आ गया, जिस चीज़ को आप कंज्यूम करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे टॉफ़ी खानी है, ठीक है, मुझे एक चॉकलेट खानी है, डेयरी मिल्क खानी है, और उसका सिर्फ अभी तक समझ सकते हो कि उसकी सिर्फ क्रीम तैयार हुई है, ठीक है। तो क्रीम इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, क्रीम इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। जब वो कंप्लीट डेयरी मिल्क बन जाएगी वो फाइनल प्रोडक्ट होगी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, जिसे कंज्यूम किया जाना है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल इससे इंक्लूड नहीं रहेगा। दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी चीज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर हो चाहे इंडियन कंपनी बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर हो चाहे कोई इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर में हो, सारी की सारी इंक्लूड की जाएगी। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो भी कंपनी जाएगी, भले वो टेस्ला हो चाहे एलॉन मस्क की कोई कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो इस बाउंड्री के अंदर आएगी तो हम उसे अपनी जीडीपी मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए कैलकुलेट की जाएगी, मतलब हर साल बदली जाएगी। इस साल के लिए रहेगी, फिर अगले साल चेंज होगी, फिर अगले साल चेंज होगी, फिर अगले साल चेंज होगी, इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में होगी तो उसकी भी हम जीडीपी मतलब उसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हम केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम यहाँ पर केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते हैं। केयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई, केयर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी हाउस वाइफ घर में प्रोवाइड करती है, ठीक है, मेनली जो हाउस वाइफ घर में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर आपके यहाँ पर काम ना करे, ठीक है, आपके यहाँ खाना ना बनाए, आपके यहाँ जो कपड़े धोती है वो न धोए, और बाकी जो घर घर में लोगों की केयर करती है, तो उसकी जगह आप क्या करोगे, कोई बाई को लगाओगे और बाई आपसे पैसे लेके जाएगी, लेकिन वही काम आपकी मदर आपके लिए फ्री में कर रही है, तो उसे केयर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको केयर इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो मदर की जो भी पेमेंट रहती है उसको आप इंक्लूड नहीं करते, जो भी उनका हार्डवर्क रहता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से समझते हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब देखो जीडीपी, देखो ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया पिछले लास्ट ईयर में मेरी जो जीडीपी थी वो 3% थी, ठीक है। और इस साल मेरी जीडीपी कितनी है, इस साल मेरी जीडीपी है 4%। तो इन शॉर्ट जीडीपी बढ़ रही है, आपको दिख रहा है नंबर बढ़ रहा है जीडीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर कोई आपसे बोल रहा है जीडीपी बढ़ रही है तो इन शॉर्ट प्रोडक्शन बढ़ा है, समझ आया। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब कैसे, पिछले बार मान लो मैंने 3 कारें प्रोड्यूस की थी, मतलब 3% जीडीपी थी। इस बार मैं 4 कारें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मतलब आप कह सकते हैं 4 कार मतलब 4 जी मतलब 1% जीडीपी बढ़ी है, मतलब 4% की जीडीपी हो गई, मतलब 4 कार प्रोड्यूस हुई है। तो आपने कहा प्रोडक्शन बढ़ा तो इन शॉर्ट जीडीपी भी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी भी बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो जीडीपी बढ़ने के बाद समझ में आया कि अगर कोई बोल रहा है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ के हो गई है 3% से 4%, तो इन शॉर्ट पिछले साल प्रोडक्शन कम था और इस साल उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जीडीपी इंक्रीज का मतलब समझ में आ गया। उसी प्रकार से जीडीपी डिक्रीज क्या होता है कि भाई इस बार जीडीपी हमारे सामने 3% थी और आप सब जानते हैं कोरोना के चक्कर में जीडीपी हमारी कितनी हो गई, -9%, -25%। तो भाई ये माइनस क्या है, मतलब इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ, नहीं, इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भैया उससे पहले हमारे यहाँ पर कुछ इतना प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से फैक्ट्रीज बंद थी तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। अब यही अगर मान लो 3% से घट के हो गया 2%, तो इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, सिर्फ 2 ही कार प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जीडीपी इंक्रीज और जीडीपी डिक्रीज में समझ में आ रहा है। और जीडीपी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि भाई जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं, जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और वो जो कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, भले फॉरेन कंपनी कर रही है चाहे इंडियन कंपनी कर रही है, ठीक है। और एक फाइनेंशियल ईयर में और कोई भी केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उस चीज़ को हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। फिर से अब थोड़ा और अच्छे साफ शब्दों में समझते हैं कि भाई ये रही हमारी एक टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, ये है हमारा इंडिया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है, ठीक है, फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है। अब वो लोग इस बार फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ ईयर, तो इसको हम जीडीपी बोलेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया। बस यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है आपकी इंडियन टेरिटरी, उसके अंदर फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें वो लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब कि देयर इज नो रॉ मटेरियल, और उसके बाद एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है पूरा, ठीक है, एक साल में पूरा प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया। बस क्या याद रखना है, फिर से याद रखो। देखो अपन को सिंपल याद रखना है कि भैया हमारे सामने इंडियन टेरिटरी है, स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, ठीक है, डेफिनेशन मत रखो, इसलिए मैंने आपको पॉइंटर में दिया, ठीक है, अदरवाइज आया वुड गिवन ना डेफिनेशन। देखो याद रखो कि हमारा इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, इंडियन हमारा देश है, इंडिया देश है। अब उस देश के अंदर क्या हो रहा है, उस देश के अंदर हमारे सामने क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। फॉरेन कंपनीज भी कर रही है, इंडियन कंपनीज भी कर रही है, यहाँ पे दोनों ध्यान रख लिया, ठीक है। आप फॉरेन कंपनी के लिए साउथ कोरिया की कंपनी याद रखो, बिकॉज हमारे सैमसंग के बहुत प्लांट्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडियन है, इंडियन टेरिटरी है, उसके अंदर साउथ कोरिया कंपनी भी काम कर रही है, इंडिया की कुछ कंपनीज भी कर रही है, टाटा साहब काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया कंपनी काम कर रही है, और हम लोग बहुत सारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक साल में हम उनको सब कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहेंगे जीडीपी। बस इसी तरीके से आपको रट के चलना है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही एक्सप्लेन करने को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और याद रखना यहाँ पर केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते, केयर इकोनॉमी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा तो कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है कि भाई वो लोग डेटा अपना प्रोवाइड कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा भाई, जहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं और उनका कोई डेटा भी नहीं रहता है, तो उनका क्या होगा, उनकी हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है, उनकी हम इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि अच्छा अगर हमारे सामने इस बार फॉर्मल इकोनॉमी 50% का कंट्रीब्यूट कर रही तो ये भी लगभग 48% के आसपास कैलकुलेट कर लेगा। कोई फॉर्मूला होता है उनके पास, लेकिन ये लोग इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन सीधे जाएगा कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कैसे इंक्लूजन होता है हमारे जीडीपी में, दैट इज थ्रू इम्प्यूटेड वैल्यूज। इम्प्यूटेड वैल्यूज मतलब कुछ फॉर्मूला बेस्ड, या फिर कुछ हम ऐसा मतलब सपोज करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, उसको आप इम्प्यूटेड वैल्यूज कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ जीडीपी बढ़ रही है, इसका सिंपल मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर कोई बोले जीडीपी बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। अब देखो ये जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको हम क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको कंबाइन करके हम एनुअल जीडीपी निकालते हैं, इसको कंबाइन करके हम एनुअल जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ 1 से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया वॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट नाउ इट हैज़ कम टू द सेकेंड पोजीशन
लैगिंग चाइना, ठीक है, लैगिंग चाइना। तो आप अगर ये डेटा कभी दोबारा चेंज हुआ तो उसको फिर दोबारा चेंज कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जाए, ठीक है, कि भैया किसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अमेरिका की जीडीपी सबसे सबसे ज़्यादा, आई थिंक इट हैज़ बिकम $20 ट्रिलियन। चेक कर लेना भाई, बिकॉज बहुत डेटा में बहुत चेंज आते रहते हैं। चाइना की अगर आप देखें तो वो लोग क्लेम करते हैं 14 से 15 ट्रिलियन की। इसके बाद जापान है तीसरे नंबर पे, 7वें नंबर पे इंडिया है $2.2 ट्रिलियन। आप इंडिया और चाइना को कंपेयर कर लो, यहाँ 14 to 15 ट्रिलियन, यहाँ पर $2.2 ट्रिलियन। आई थिंक बढ़ के $2.5 ट्रिलियन भी हो गई होगी, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन मैच द लेवल ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि भी चाइना कितना डेवलप हो गया। 1949 में आज़ादी मिली, हमें 1947 में मिले, 2 साल का एडवांटेज था, बट फिर भी क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो जो जीडीपी है ना, उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जीडीपी को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, नो डाउट आपने पढ़ा होगा। तो अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, भाई जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होती है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइस होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। क्यों नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, बिकॉज करंट प्राइस में क्या रहता है ना, हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके चलते हैं, हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके चलते हैं। आप ध्यान समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना कि भाई मैंने बोला कि पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 4% थी, ठीक है। इस साल वो बढ़ के 5% हो गई है, ये साल बढ़ के वो 5% हो गई है, ठीक है। अब अब ध्यान समझने की कोशिश करना, एक सेकेंड रुकना पहले। आई थिंक पहले मुझे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ही समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको करंट प्राइस समझ में आएगा। छोड़ो इस जगह पर, छोड़ो, नए पे आते हैं भाई। लेकिन ये द्वारा करंट प्राइस वाले को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस वाले को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कैसे होता है, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है। मान लो मुझे एक पेन बनाना है, अब मैंने कुछ इसमें प्लास्टिक यूज़ किया, कुछ इंक यूज़ की, और कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा। उसके बाद प्राइस आया, मान लो ये एक ₹5 का है, ये ₹5 का है, ये ₹10 का है, तो टोटल आ गया ₹20 प्राइस। कितना प्राइस आ गया, ₹20 प्राइस आ गया, ठीक है। तो ठीक है, ₹20 का समय प्राइस आ गया। अब इसके बाद आप देखो इसमें कुछ भी टैक्सेस या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लेशन कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सीधे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी को मैंने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया। आप फैक्टर का समझते हो, फैक्टर मतलब वो सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पेन बनाना है, तो कैन यू मेक पेन विदाउट कैपिटल, नहीं। कैन यू मेक पेन विदाउट लैंड, बिकॉज यू हैव टू स्टैब्लिश द फैक्ट्री, तो देयर इज नो लैंड, देयर इज नो फैक्ट्री, देयर इज नो पेन, ठीक है। कैन यू मेक पैन विदाउट लेबर, नहीं, लेबर ही तो हमारे लिए काम करते हैं। कैन यू मेक पैन विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं। अगर आपका मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ तो ये सब काम कैसे होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए भी कोई चाहिए ना। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन कि भाई क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर एट द फैक्टर कॉस्ट, समझ रहे हो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कि हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर का यूज़ किया था। आप देखो जैसे मैंने पेन को प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपिटल डाला था, इतना मैंने लेबर चार्ज डाला था, इतना मैंने ये सब डाला था, दैट मीन्स जो भी बाहर से लेके आया, कैपिटल लेके आया, इसके बाद लेबर लेके आया और लैंड लेके आया, वो सब मैंने चार्ज मिला के ₹20 निकाला। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पेन को मार्केट में बेचना जाऊँगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस पेन को मार्केट में बेचने जाऊँगा, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, ठीक है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी। ये आप अच्छा ये वाला पेन अच्छा, इसमें ये यूज़, ये यूज़, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट मान लो ₹2 से ₹3 टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है, तो मैं बोलूँगा इट हैज़ बिकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इट हैज़ बिकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ में आया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी, आपको अगर कोई आपको बोल रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने जो प्रोडक्शन के, मतलब जो अ, आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको बस यूज़ किया है, ठीक है। फिर से आप एग्जाम्पल लो पेन का, पेन को यूज़ करने में मैंने कितना का मटेरियल यूज़ किया, ₹5 का, ठीक है। मैंने लैंड का रेंट दिया ₹10, ठीक है। मैंने लेबर यूज़ की, लेबर को मैंने दिया ₹5, ठीक है। और कुछ पैसा यूज़ किया मैंने, कैपिटल वैपिटल जो भी कहीं से उधार उधार लेके आया था, वो ₹5 का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया है वो, 5, 10, 15 और ये 25 हो गया। तो ये जो पैन का प्रोडक्शन हुआ है, इट हैज़ एट द फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब एट द फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया।
फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब ने अपना कितना चार्ज किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर मार्केट में बेचने जाऊंगा, जैसे ही मैं इसे बाहर मार्केट में बेचने जाऊंगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी। तो उसको मैं बोलूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ये वाला पार्ट है ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस अभी समझ लो, ठीक है। अब देखो इसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं जो कि आपको समझनी है। वो क्या चीज़ें आती हैं, देखो सबसे पहली बात तो भाई कि हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर सिंपल सी बात है, हमारे सामने अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस भी सेम पेन को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमने उसका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखा, उसका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो भाई 20 रुपये आ रहा है, और हमारा कितना आ रहा था, 25 रुपये आ रहा था। हमने जापान को देखा भाई, तो भाई 19 रुपये में कर दे रहे हैं। यूके वालों को देखा, ये लोग तो 18 रुपये में कर दे रहे हैं। जर्मनी का वो तो 15 रुपये में कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पेन का आ रहा है वो 25 रुपये है, ठीक है, हमारा मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट को इनसे कंपेयर करवाना है, सिंपल सी बात है, हमें इसका प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मान लो लैंड थोड़ा महंगा है, मान लो लेबर भी थोड़ी सी महंगी है, और प्रोडक्शन की चीज़ें भी महंगी है, तो अल्टीमेटली हम मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो इस चीज़ को कम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप इन कर सकती है और बोल सकती है कि भैया मैं आपको यहाँ पर 6 रुपये की सब्सिडी देती हूँ, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट आपको 6 रुपये की सब्सिडी देती हूँ, और ये 19 रुपये आपका पैन का प्राइस है। सब्सिडी देना मतलब सिंपल समझते हो ना, सब्सिडी मतलब यहाँ पर मैं आपके ये जो 6 रुपये का जो कॉस्ट था वो गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेयर इट, ठीक है, गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। मतलब जैसे मान लो आपका लैंड का कितना कॉस्ट आ रहा था, 5 रुपये ना, मैं इसको 2 रुपये लूंगा। फिर इसके बाद कितना कैपिटल का कितना कॉस्ट आ रहा था आपका, 4 रुपये, तो मैं इसको 2 रुपये लूंगा। मतलब सर कम करती जाएगी, अल्टीमेटली से 19 रुपये पे पहुंचा देगी, इसे 19 रुपये पहुंचा देगी। अब देखो अब ये कॉम्पिटेटिव होगा मार्केट में। अब समझ में आया कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कि भैया हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव बनाएं। अगर मान लो यही पेन इंडिया मान लो फिर अपने दम पे से मान लो शुरू में सब्सिडी में 19 रुपये कैलकुलेट करी थी, लेकिन बीच में लोगों ने अच्छी पैसे कमाई कर ली, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी, और एकदम से इसका प्राइस इंडिया के प्रोड्यूसर ने 11 रुपये कर दिया, 11 रुपये कर दिया। और आप देखो सबसे अब सस्ता हो गया हमारे इंडिया पे ये कॉस्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगा कि भैया इनको अब सब्सिडी की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी इनसे छीन लो, तो दोबारा ये 6 रुपये जुड़ जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, 17 रुपये। बट स्टिल देखो आर प्रोडक्ट इज क्वाइट कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आया कि सब्सिडी क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है। याद ना, अगर जीडीपी या सब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, आप सब्सिडी कैसे दोगे। इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। और बाकी से हम इसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं, बाकी से हम इसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं भैया किसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे बाकी लोगों से कंप्लीट मतलब कंपेयर नहीं कर सकते अपनी जीडीपी। क्यों, देखो क्योंकि मैंने बताया मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि भाई जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, 18% लगते हैं। अब आप समझ लो यूएस में यही टैक्स 2% लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली भाई यूएस में ये प्राइस तो कम ही दिखाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। और जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है अपना 17 रुपये वाला, इसको हम जैसे ही मार्केट में उतारेंगे इसके ऊपर 1 से 2 रुपये टैक्स लग जाएगा। इसको हम बोलेंगे जीडीपी ऑफ दिस पेन एट मार्केट प्राइस, जीडीपी ऑफ दिस पेन एट मार्केट प्राइस। वैसे यूएस का भी आएगा यहाँ पर, तो 1-2 रुपये टैक्स लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है जर्मनी वाले सिर्फ 0.5 टैक्स लेते हैं, तो उनका 15.5 प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचो क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जगह टैक्स अलग अलग है ना, लेकिन लगभग फैक्टर्स और सबके एक ही काम कर रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब एक ही तरह काम कर रहे थे। इसलिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबके इनडायरेक्ट टैक्स वेरी करते हैं यार। यूएस में इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, सबके इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। अब यूएस वाले अपने आपको अलग सब्सिडी देते हैं, हमारे अलग सब्सिडी दी जाती है, तो हम वो कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। और आपको समझ में आ गया कि सब्सिडी सिर्फ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही क्यों दी जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेना, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रट के चलना, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो आपने फैक्टर कॉस्ट पे ये कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल अपना पेन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पेन। अब इस पर इंडायरेक्ट टैक्स लगा देना जो भी गवर्नमेंट लगाना चाहे, और जो भी सब्सिडीज दी उसको माइनस कर देना, ठीक है, सब्सिडी जो दी माइनस कर देना। तो यू विल रीच एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो ये समझा भी सकता हूँ, लेकिन अदर इट विल टेक 1 to 2 आवर, बट मैं उतने ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जितना यूपीएससी में पूछेगा। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें रटनी नहीं पड़ सकती है, लेकिन याद रखना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी रटने को नहीं बोला, पहली बार 1-2 फॉर्मूले रटने को बोल रहा हूँ, वो रट लो, बिकॉज आई वांट कि भाई इतना टाइम आपका वेस्ट ना हो। भाई प्रीशियस टाइम है, को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ से मुझे पता है कि अगर आप इस चीज़ को रट लोगे ना तो आपको मार्क्स आ जाने हैं।
और मार्क्स लाना कोई आसान बात, मतलब बहुत ही आसान काम है, बहुत आसानी से जाएंगे। जैसे बोला कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, आपको समझा फैक्टर कॉस्ट, उसमें इंडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो। मैंने बोला क्यों इंडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस में लाना है, तो आपको ये तो समझ में आ गया। और बस सब्सिडीज माइनस कर दो, इन शॉर्ट आपको फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बन गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज जीडीपी क्लियर हो गया है। ठीक है, जीडीपी पूरी तरीके से क्लियर हो गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये स्लाइड मैंने एक्चुअली पहले डाली थी, इसलिए मुझे एक्चुअली से बाद में डाली थी, इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया, बट मुझे समझ में आया कि नहीं यार इसके बिना तो आपको समझ ही नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले मैंने जीडीपी एट फैक्टर को समझाया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझाया। नाउ आई एम इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो आज के लिए इतने ही देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए, आई विल ट्राई टू मतलब फिनिश इट योर प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल डील योर प्रॉब्लम।